चैनल स्टडी विद ओके में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके क्लास 12 के सोशोलॉजी और उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, आपके एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि उन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे जो इस साल पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अगर भाई आप पढ़ के जाएंगे तो सही में आप कहेंगे यार पढ़ के आया हूं तो मार के जाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं पता रहेगा तो भाई कहेगा कि यार कहाँ से उठाकर ये क्वेश्चन पूछ दिया है। इसीलिए भाई आपको पढ़ना बनता है क्योंकि एक बार हमारा एग्जाम जो होता है वो जीवन में एक बार होता है, इसलिए पढ़ के जाएंगे तभी तो मार के आएंगे। इसलिए जितना आपको मिलता है वो पढ़िए, तभी तो आप अच्छे खासे मार्क्स हासिल कर पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सुपरफास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है। भाई नगरीकरण की मात्रा जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में नगरीकरण जो है वो बहुत है नगरीकरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि किसने कहा नगरी नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो नगरीय जो एक है वो जीवन पद्धति, वो किसने कहा था भाई, तो बर्गल ने कहा था। किसने कहा था, बर्गल ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि 1995 ईस्वी में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। भाई 1995 तक कितना लोग जो बस्ती में निवास करते थे, यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 450 लाख। ठीक है, 450 लाख आप देख सकते हैं है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारत में औद्योगिकरण लगभग कितने वर्ष पुराना है। भाई औद्योगिकरण जो है वो कितने वर्ष पुराना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 वर्ष। क्या हो जाएगा, 100 वर्ष हमारे भारत में औद्योगिकरण जो है वो पुराना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका है। भाई यह किसका कथन है भाई, तो आई बी शर्मा का है। क्या हो जाएगा, आई बी शर्मा का जो है वो कथन है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका, ठीक है, जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन किसका है। जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है ये कथन किसका है भाई, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेली। क्या हो जाएगा, बेली सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहरीकरण का लक्ष्य है। शहरीकरण का क्या लक्ष्य है भाई, व्यापार में विकास, एक शहर में के चारों ओर केंद्रों का विकास, ग्रामीण से शहरी परिवहन लिखल है। तो आगे इसका सब उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो शहरीकरण का जो मुख्य जो होता है उद्देश्य वो है व्यापारिक में विकास। क्या हो जाएगा, व्यापारिक में विकास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नगरीकरण बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में किसको नगरीकरण बढ़ावा देता है भाई, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया हमारा गुमनामिता, भीड़, प्रदूषण, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो नगरीकरण जो है वो भीड़ भी हम लोग को बढ़ावा देता है, प्रदूषण भी बढ़ावा देता है और गुमनामिता भी बढ़ावा देता है कि नहीं, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, ठीक है, जनजाति उत्तरी पूर्व भारत की नहीं है। जो उत्तरी पूर्व है वो कौन से जनजाति है, वो भारत के नहीं है भाई। तो जो कुकी जो है उत्तरी पूर्व के नहीं, ठीक है, कुकी जनजाति जो है वो उत्तरी पूर्व में पाए जाते हैं, मतलब नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके प्रतिपादन किया था, ठीक है, किसने प्रतिपादन किया था, क्या, संस्कृतिकरण। तो ये अवधारणा जो है वो एम, ठीक है, क्या है, एम और एन श्रीनिवास है। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने जो है वो संस्कृतिकरण का प्रतिपादन किए थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्यप्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया। भाई सत्यप्रकाश की पुस्तक की रचना जो है वो दयानंद सरस्वती ने किया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है। भाई पश्चिमीकरण जो उसका कारक क्या है भाई, तो रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, ये सभी जो है वो पश्चिमीकरण का कारक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एक ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। भाई गांव में जो है वो न्यायाधीश का कार्य कौन करता है भाई, तो इसका सही हो जाएगा सरपंच। ठीक है, सरपंच जो है
वो अदा करता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है कि राज्य का क्या अर्थ है। ठीक है, राज्य का अर्थ क्या है भाई, तो जनमाल का रक्षा भी और कल्याण और न्याय। उपरोक्त इसमें सभी सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राज्य का अर्थ जो होता है वो जान माल की रक्षा होता है, कल्याण भी होता है, न्याय भी होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है। सीटू, ठीक है, तो सीटू जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से है। ठीक है, इसका संबंध जो है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है। भाई भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है, पूंजीवादी, साम्यवादी और समाजवादी। तो इसका सही आंसर रहेगा मिश्रितवादी। ठीक है, मिश्रितवादी, मिला हुआ सभी हम लोग का है। चलिए आगे देखते हैं, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वेबर। तो दबाव समूह का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था भाई, तो मैक्स ने किया था। क्या हो जाएगा, मैक्स ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज में सबसे प्रमुख इकाई कौन है। भाई पंचायत जो गांव में बैठा जाए तो उसका प्रमुख कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। क्या हो जाएगा, ग्राम सभा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है। राजनीतिक दल का कौन मान्यता देता है भाई, तो चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दल का मान्यता देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। भाई पंचायत राज जो है कितने स्तर की भाई, तो 3 स्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। भाई पंचायत जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रमुख। क्या हो जाएगा, प्रमुख जो है उसका अध्यक्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता कौन है भाई, श्रम विभाजन, सामाजिक परिवेश, धनी आबादी, कृषि व्यवसाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्रामीण समुदाय है वो कृषि व्यवसाय। ठीक है, ग्रामीण समाज में क्या होता है भाई, कृषि अधिक होता है, इसलिए कृषि व्यवसाय सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा। तो भाई भूमि सुधार जो है वो पश्चिम बंगाल में सफल रहा था। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है। भाई हरित क्रांति का उपजाऊ भूमि, रासायनिक खाद और बीज, वर्षा, शिक्षा। तो भाई देखिए उपजाऊ भूमि और रासायनिक खाद बीज दोनों होना चाहिए, इसीलिए अगर हम लोग देखें इसका अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक खाद और बीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, भारत में कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होता है। तो भाई कृषि से जो है वो 29% आय प्राप्त होता है हमारे देश में। ठीक है, कितना प्रतिशत भाई, तो 29%। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1961 ईस्वी में जो है वो गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम पूछेगा तो 1961 ईस्वी में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में हरित क्रांति लाने में किसका योगदान रहा। तो हरित क्रांति कौन लाए थे आप लोग एक बार बताइए भाई, तो कौन हो जाएगा, एम। ठीक है, और एस। ठीक है, एम एस स्वामी। ठीक है, स्वामीनाथ। ठीक है, एम एस स्वामीनाथ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है कि हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति जो है भाई कहाँ हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर भारत सरकार की ओर से भूमि हरित क्रांति, हाँ क्वेश्चन नंबर 39 है भाई, 29 है। हरित क्रांति का उपरोक्त कौन है, उप्रेरक कौन है भाई, हरित क्रांति का उप्रेरक कौन है भाई, नदियाँ है, संकरित बीज है, उपजाऊ जमीन है, वर्षा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि भाई नदियाँ भी जरूरी है हरित क्रांति के लिए, संकरित बीज भी जरूरी है, उपजाऊ जमीन भी है, और वर्षा भी जरूरी है फसल के लिए। इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है ये समाप्त होता है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप अगर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो है यूट्यूब चैनल में आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से चल रही है, चलती रहेगी, इसीलिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में आपके एग्ज़ाम की वीडियो है सो मिलते ही रहेगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।